हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम DBMS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे स्टेट में सबको सॉल्व करेंगे। 2014 टू 2019 जितने भी पेपर्स हुए हैं सबके क्वेश्चंस फ्रॉम DBMS। नाउ हियर यू विल सी कि DBMS हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे स्टेट में आते हैं। तो सबसे पहले 2014 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज Who first proposed the process of normalization? इनमें से किसने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले दिया था? ऑप्शंस आर एडवर्ड स्टेफन, एडवर्ड कोड, एडवर्ड डब्ल्यू कोड, एडगर डब्ल्यू। Our first question is who first proposed the process of normalization? Options are Edward Stephen, Edward Coad, Edgar W. Coad, Edgar F. Coad. Now right answer is option D, Edgar Frank Coad. Next is when two entries about the same data do not agree, the database is said to be, options are inconsistent, unsecured, intended, integrated. Now when two entries about the same data do not agree, database is said to be inconsistent. ये definition है inconsistent की. Next is the number of attributes in a relation is called, options are degree, domain, cardinality, string. Now see, अगर हम relation को table की form में लें, so जितने भी हमारे attributes है like A, B, P, C. Number of attributes is known as degree. So हम कहेंगे इस टेबल की डिग्री है 4 और यू कैन से इस रिलेशन की डिग्री है 4 और इस टेबल में जितनी हमारी रोज बनेंगी, जितनी हमने रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, वो सारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज कार्डिनलिटी. ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है. Number of columns or number of attributes is known as degree. Number of rows or number of records or tuples is known as cardinality. Next is the ability to modify the data structure and not have to change the program using data is called, options are data independence, data dictionary, data integrity, referential integrity. अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं और हमें उसके लिए प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ रहा, जो हमारा पुराना प्रोग्राम है वही वर्क कर रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ डैश इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन अ गिवन कॉलम्स आर ड्रॉन. सपोज हम एक पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहे हैं ए. अब इस ए की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं. सपोज ए हमारा शो कर रहा है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ हमें पता है रोल नंबर हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा और एक नंबर होगा. सो पूल क्या है? पूल ऑफ वैल्यूज दैट इट विल बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 0, राइट? सो दिस इज नोन एज डोमेन ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. ओके, बिकॉज एक हमें डोमेन दे दी है. ओके, हमारे 0 से बड़े रोल नंबर है, कितने भी हो सकते हैं जितने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से हम उस डोमेन में से कुछ वैल्यूज चूज कर ली. ना ये क्वेश्चन रिपीट होगा आगे वाले एक पेपर में भी. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज डैश इज अ फाइल दैट कंटेन्स डेटा अबाउट डेटा. डेटा अबाउट डेटा को हम बोलते हैं मेटा डेटा. और वो कौन सी फाइल में स्टोर होता है? ऑप्शंस आर ऑब्जेक्ट, database, data dictionary, none. Now metadata or data about data is stored in data dictionary. So right answer will be option C. Next question is when a user does not enter a value for the column, a value is automatically inserted in the field using dash constraint. Options are unique, primary, check, default. अगर एक कॉलम और एट्रीब्यूट है और अगर हम उसमें वैल्यू नहीं डाल रहे तो अपने आप एक वैल्यू इंसर्ट हो जाती है यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, राइट?
सारे कंस्ट्रेंट को एक बार देख लेते हैं हम। यूनिक कंस्ट्रेंट हम कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं पूरे कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे, सारी वैल्यूज हमारी यूनिक हो। प्राइमरी, जब हमें कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। चेक, जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी है, लाइक अगर वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो चेक में हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जो भी पर्सन या जो भी बंदा उसको रजिस्टर कर रहा है उसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिफॉल्ट। नेक्स्ट 2015 के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन विच अलाउज combining of two relations by merging pair of tuples, one from each relation into single tuple. Now कौन सा ऑपरेशन है? ऑप्शंस आर सेलेक्ट, जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हम दो रिलेशंस को कंबाइन करते हैं? कंबाइन हम कब करते हैं? इन केस ऑफ जॉइन ऑपरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑपरेटर विच टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न ओनली रोज दैट अपीयर इन बोथ रिजल्ट सेट। इट्स लाइक ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है, दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन, और जो टपल्स इन दोनों में है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन। जो दोनों के अंदर है सिर्फ हमें वो लेना है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटरसेक्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज the logical data structure with a one-to-many relationship is, options are network, tree, chain, relational. Now एक बार सबका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। नेटवर्क में क्या है? जितने भी हमारी नंबर ऑफ नोड्स हैं या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं अपने आपस में कनेक्टेड है। सो दिस इज आवर नेटवर्क। ओके, सो ये वन टू मैनी नहीं है, दिस इज मैनी टू मैनी। ट्री स्ट्रक्चर ट्री की फॉर्म में है। नाउ ट्री इज वन टू मैनी रिलेशनशिप, राइट, क्योंकि जो रूट है, जो पेरेंट है वो वन की साइड है और जितने भी चिल्ड्रन है वो मैनी रिलेशनशिप। सो वन टू मैनी होता है ट्री के फॉर्म में। चेन कैसा होता है हमारा? लाइक दिस। नाउ दिस इज आवर चेन एंड रिलेशनल इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो ये सब हमें पता होना चाहिए। Network is many to many, tree is one to many. Next is key to represent relationship between tables is called, options are primary key, secondary key, foreign key, compound key. Now दो tables के बीच में relationship कौन सी की के थ्रू होती है? जब भी एक से ज्यादा टेबल की बात कर रहे हैं then right answer will be foreign key, क्योंकि foreign key ही है जो दोनों को रिलेट करती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज दिस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज। कौन से मेथड में की ट्रांसफॉर्म हो रही है? ऑप्शंस आर डायरेक्ट मेथड, हैश मेथड, रैंडम मेथड, सीक्वेंशियल मेथड। ओके, हम सबको पता है हैशिंग में की ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम हैशिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें की मिलती है। Next is the set of permitted value for each attribute is called its attribute set, attribute range, domain, group. Now जैसे 14 में क्वेश्चन आया था डोमेन का, सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग्स आगे पीछे की हुई है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर ईच एट्रीब्यूट, यानी एक सिंगल एट्रीब्यूट के लिए कौन कौन सी परमिटेड वैल्यूज हैं। Same question, so right answer is domain. Next is the function that an entity plays in a relationship is called that entity's participation, position, role, instance. एक एंटिटी एक रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले करती है? सो करेक्ट टर्म इज रोल। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम 2016 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट इज डैश कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट नो टू रोज हैव सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। एक पर्टिकुलर कॉलम में दो टपल्स की सेम वैल्यू नहीं है।
ये अभी हम कर चुके थे जब हमने सारे कंस्ट्रेंट को रीड किया था। ऑप्शंस आर डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। हमें पता है हमें क्या चाहिए, इसमें यूनिकनेस चाहिए, कोई भी रिपीट ना हो वैल्यू। सो राइट आंसर विल बी यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यू कैन सी सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो जो भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पेपर में आ रहा है उससे रिलेटेड सारा कंटेंट हमें प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज डैश नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इजी क्वेश्चन। वन नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, प्लस एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो इसमें हम बात करें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर डिग्री, डोमेन, कार्डिनलिटी, रेंज। कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बोलते हैं डिग्री, नंबर ऑफ रोज को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आते हैं जनरली एग्जाम में। नेक्स्ट इज डैश मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल अदरवाइज डिस्टिंक्ट डेटा फाइल्स with data redundancy among those files, partially or wholly eliminated. Options are inconsistent, integrated database, conversion, unique. वैसे इसका आंसर आपको सेकेंड वर्ड से ही मिल रहा है क्वेश्चन के। सेकेंड वर्ड से इज यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल अदरवाइज डिस्टिंक्ट डेटा। यूनिफिकेशन मीन्स इंटीग्रेटेड डेटाबेस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड डेटाबेस। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस टू प्रॉपरली डिफाइन द डेटाबेस टेबल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, minimized redundancy and data integrity is called. Options are class diagram, database design, design rationalization, data normalization. Now this is the definition of data normalization. So right answer will be option D. Next question is, an application system analyst is concerned about all of the database at dash level. Options are logical level, physical level, internal level, all options are wrong. देखो अगेन मैंने बोला था क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा आंसर। एन एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, सो आंसर विल बी लॉजिकल लेवल। फिजिकल लेवल नहीं हो सकता, इंटरनल नहीं हो सकता, राइट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लॉजिकल लेवल। नेक्स्ट 2017 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे एचटेट से वो देखते हैं। फर्स्ट इज इन ईआर डायग्राम्स वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड वीक एंटिटी सेट हैज ऑलवेज डैश पार्टिसिपेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ना वीक एंटिटी सेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईआर डायग्राम में। नेट, गेट, एचटेट कोई भी एग्जाम है सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो वीक एंटिटी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबको पता है, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल लाइन्ड बॉक्स। ठीक है, एंटिटी सेट है तो ऑब्वियसली वो रेक्टेंगल शेप में होगा, वीक एंटिटी सेट है तो उसमें हम डबल रेक्टेंगल यूज करते हैं। ओके, अब वीक एंटिटी सेट का पार्टिसिपेशन कैसा होता है हमें याद रखना है। वीक एंटिटी सेट का हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डबल लाइन्ड डायमंड। ओके, डायमंड तो नहीं होता है, सो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज डबल लाइन्ड बॉक्स, राइट, टोटल पार्टिसिपेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वीक एंटिटी सेट हमेशा डबल लाइन्ड बॉक्स और डबल रेक्टेंगल से हम शो करते हैं, प्लस उसका टोटल पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट इज नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल आ रहे हैं सारे भी ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम से पूछा जाता है।
Let relation R2 has a foreign key that refers to primary key of relation R1. Okay, दो relation बना लेते हैं. Say this is relation R2 and say this is relation R1. Okay, R2 में एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो फॉरेन की है, दैट मीन्स किसी और रिलेशन में वो प्राइमरी की है. वो कौन से रिलेशन में प्राइमरी की है? R1 में. ठीक है, R1 में जो प्राइमरी की है, R2 में सेम हमारा एट्रीब्यूट है जो फॉरेन की है. Which of the following operations may cause violation of referential integrity constraint? ये क्वेश्चन नेट, गेट, एस्टेड, निलिट, इसरो सब में आ रहा है ये क्वेश्चन. कौन कौन से ऑपरेशन हमें दिए हुए हैं? इंसर्ट इनटू R1, इंसर्ट इनटू R2, डिलीट फ्रॉम R1, डिलीट फ्रॉम R2. अब हमें बताना इंसर्शन एंड डिलीशन में कौन से ऑपरेशन में वॉल्यूशन होगा और कौन से टेबल में होगा. देखो, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के दो हमारे रूल्स हैं. फर्स्ट रूल क्या कहता है? जो हमारी फॉरेन की है, R2 में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी R1 में प्रेजेंट होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, R2 की फॉरेन की में जितनी भी वैल्यूज है वो R1 की प्राइमरी की में होनी चाहिए. ठीक है. और सेकंड रूल क्या कहता है? अगर आप प्राइमरी की से R1 से कोई भी वैल्यू डिलीट करते हो, वो वैल्यू R2 में भी डिलीट करनी पड़ेगी, उसमें भी नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू. तो ये दो रूल्स है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर मिलेगा. अब देखते हैं इंसर्शन का. अब देखो, फर्स्ट रूल कहता है R2 में जो वैल्यूज है वो R1 में होना चाहिए. सो आप R1 में कुछ भी इंसर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वायलेशन नहीं होगा. R1 में कितनी भी वैल्यूज हो सकती है. बट अगर आप R2 में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हो तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो वैल्यू R1 में प्रेजेंट है, R1 के प्राइमरी की में क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है. सो वॉल्यूशन कहाँ आएगा? व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट इनटू R2. ओके. अब देखते हैं डिलीशन का. R1 में, अब देखते हैं डिलीशन का. R2 से आप कुछ भी डिलीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आप R1 से कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो सेम वैल्यू R2 में तो नहीं है, क्योंकि अगर R2 में प्रेजेंट है तो आप उसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते R1 से. सो वॉल्यूशन कब आएगा? जब हम R1 से डिलीट करने की कोशिश करेंगे. ओके. सो वॉल्यूशन हमारे दो ऑपरेशन से हो रहा है, सेकेंड एंड थर्ड. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. अगर आपको क्लियर नहीं है पूरा प्रोसेस, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स और मैं आपको पूरे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके. सो आपको हमेशा याद रखना है, जिस रिलेशन में फॉरेन की है उसमें इंसर्शन पे वॉल्यूशन आता है, और जिस रिलेशन में प्राइमरी की है उसमें डिलीशन पे वॉल्यूशन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assume that AB gives C, C gives D, D gives A are simultaneously satisfied by a relation R. What are the candidate keys of this relation? Now candidate keys find out करने के लिए हमने एक शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसको हम कैसे करते हैं? जितने भी एट्रीब्यूट्स हमें रिलेशन में गिवन है उन सबको लिख लेते हैं. वन बाय वन फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं. सबसे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट C इज डिपेंडेंट ऑन AB. फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड पे जो भी एट्रीब्यूट है उसको हम कट कर देते हैं, C. सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड पे है D और लास्ट में है A. उनको कट कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद B ओनली. सो B हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट है. जितनी भी कैंडिडेट कीज होगी उसमें B आएगा ही आएगा. सो इस रूल को फॉलो करके हम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. वी आर लेफ्ट विद C एंड D ऑप्शन. ओके. अब हम इसमें A ऐड करते हैं और उसका क्लोजर फाइंड आउट करते हैं. नाउ AB का क्लोजर क्या होगा? जब भी आप क्लोजर निकालते हो सबसे पहले AB को एज इट इज लिखोगे. अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज में देखोगे क्या AB से हमें कुछ मिल रहा है? यस. फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी AB गिव्स C, उससे हमें C मिल गया.
सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी C गिव्स D, D भी मिल गया, चारों मिल गए हमें जो भी हमारे रिलेशन में थे, सो A भी हमारी एक कैंडिडेट की बन जाएगी। डन। इतना करने के बाद आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कैंडिडेट की के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स की एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी दैट फाइंड्स कस्टमर्स नेम हु हैव अ बैलेंस मोर देन 1000 से ज्यादा बैलेंस है, उन सब कस्टमर्स का नेम फाइंड आउट करना है। नाउ अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, जस्ट पॉज द वीडियो, ऑप्शंस को सबको ध्यान से रीड करो। बेसिकली हमने दो ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा है हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर एंड पाई इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब हमें ये याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर में कभी भी कंडीशन नहीं लगती है, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पर लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, पाई, उसके बाद एक कंडीशन दी हुई है बैलेंस ग्रेटर देन 1000। सो प्रोजेक्शन पे कभी भी कंडीशन नहीं लगती, ये ऑप्शन हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिग्मा। सिग्मा के बाद दिया हुआ एक एट्रीब्यूट, जबकि सिग्मा के बाद हमेशा एक कंडीशन आती है क्योंकि सिलेक्शन ऑपरेटर है। सो अगेन बी ऑप्शन को भी हटा देंगे। थर्ड देखो क्या कहता है, पाई कस्टमर नेम, प्रोजेक्ट करना है हमें कस्टमर नेम, बिल्कुल ठीक है। अंदर क्या है, सेलेक्ट बैलेंस ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम डिपॉजिट। नाउ दिस इज आवर करेक्ट क्वेरी। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सिग्मा बैलेंस ग्रेटर देन 1000, ये भी ठीक है। अंदर हमें क्या दिया हुआ, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिट। नाउ सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ठीक है ये क्वेरी, बट इसका आंसर गलत आएगा। वाई इज इट सो? देखो, डिपॉजिट में से सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट कर लिया कस्टमर नेम, सब अब हमारे पास सिर्फ कस्टमर नेम है और कुछ नहीं बचा। नाउ कस्टमर नेम के ऊपर हम एक क्वेरी लगा रहे हैं बैलेंस ग्रेटर देन 1000। कस्टमर नेम में तो बैलेंस लिखा नहीं होता, इसलिए इस क्वेरी से हमें आंसर नहीं मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज a relation in which every known key attribute is fully functional dependent on the primary key। ये होता है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, राइट, सबको याद है ये। एंड which has no transitive dependency, this is our थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नाउ इस रिलेशन को हम कौन से नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे? ऑप्शंस आर BCNF, 1NF, 2NF, 3NF। ना 2NF में भी है, 3NF में भी है, और हम हमेशा हाइयर नॉर्मल फॉर्म लेते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। 18 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिक्वायर टू टेबल्स एज इनपुट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन कॉलम। कि ये दो टेबल्स बनी हुई हैं और इन दोनों में एटलीस्ट एक हमारा कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑप्शंस आर सेलेक्ट, जॉइन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ जॉइन हमारा एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हमें कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए। नेक्स्ट इज अ डबल एलिप्स रिप्रेजेंट्स डैश एट्रीब्यूट इन ER डायग्राम। डबल एलिप्स का मतलब होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, नाउ ये सेम क्वेश्चन है जो हम लास्ट ईयर के पेपर में किया है। लेट फॉर एनी रिलेशन आर, IR रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन इंसर्ट इनटू रिलेशन। IR का मतलब है इंसर्शन, DR का मतलब है डिलीशन। ये दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। अज्यूम दैट अ रिलेशन R2 हैज अ फॉरेन की। R2 के पास एक फॉरेन की है दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन R1, जो R1 के प्राइमरी की को रेफर करती है। याद आ गया आपको क्वेश्चन जो भी हमने पीछे किया है। टू ऑपरेशंस दैट में कॉज वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको याद है आंसर क्या था हमारा, इंसर्शन इन R2 एंड डिलीशन इन R1। इंसर्शन इन R2 दैट मीन्स IR2 and deletion in R1 DR1. This is your right answer, that is option D. डिट्टो क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट देखते हैं, अ रिलेशन इन विच एवरी नोन की एट्रीब्यूट is fully functionally dependent on primary key and which has no transitive dependency is said to be in. अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है जिसका आंसर था हमारा 3NF. डिट्टो क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑन टू डेटाबेस रिलेशन इज, ऑप्शंस आर एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, नीदर. सो बेसिकली हमें बताना जो इंटरसेक्शन है दो रिलेशन का वो कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं. ये हमें याद रखना, इंटरसेक्शन दोनों है, इन कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है. देखिए अगर हम लिखे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, सेम आएगा. सेम वे अगर हम लिखे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कंप्यूट किया, उसके बाद उसको अगर हम सी के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा अगर हम बी और सी को पहले इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसके बाद ए के साथ कर रहे हैं. सो इंटरसेक्शन हमारा कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है. नेक्स्ट इज कंसीडर अ रिलेशन आर विद 3 एट्रीब्यूट्स ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. हमें बताना कौन सी फॉल्स है अकॉर्डिंग टू इन्फ्रेंस रूल्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्फ्रेंस रूल्स हमें याद रखने हैं इसके लिए. फर्स्ट ऑप्शन है इफ ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, देन ए गिव्स सी. ये हमारा ट्रांजिटिव रूल है, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज इफ सी इज डिपेंडेंट ऑन ए बी, देन बी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी इज डिपेंडेंट ऑन सी. इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है, हमारे पास था फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी गिव्स सी, उसने उनको डीकम्पोज कर दिया है, अलग अलग कर दिया, ए गिव्स सी एंड ए गिव्स बी. नाउ हमें ये याद रखना है हम लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी डीकम्पोज नहीं कर सकते. राइट हैंड साइड पे अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते तो हम उनको डीकम्पोज कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं कर सकते. सो ऑप्शन बी इज फॉल्स. हमें यही बताना था इसमें कौन सा फॉल्स है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं. नेक्स्ट इज ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी, देन ए गिव्स बी सी. अभी हमने बात किया राइट हैंड साइड पे आप डीकम्पोज कर सकते हो बट लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज इफ ए गिव्स बी, देन ए सी गिव्स बी सी. इसमें क्या किया हुआ, दोनों साइड पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया सेम, ये भी अलाउड है. सो सी एंड डी दोनों ट्रू है, ओनली ऑप्शन बी इज फॉल्स और हमें यही बताना है. नाउ लास्ट 2019 के क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये लास्ट पेपर था हमारा जो हुआ था अभी. इन अ रिलेशनल स्कीमा आर, व्हेनेवर अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x gives a holds in relation R and x is a super key, then this relation is in which normal form? Options are 2NF, 3NF, 4NF, BCNF. Now ये डायरेक्ट डेफिनेशन से आया हुआ है. BCNF की डेफिनेशन है ये हमारी डेट x हमारा अगर सुपर की है और फंक्शनल डिपेंडेंसी है x gives a, then our relation is in BCNF. So सारे नॉर्मल फॉर्म्स के बेसिक्स याद रखना बहुत जरूरी है. Next is, in context of a relation in database, choose a false statement. First is, there can be more than one super key. This is true. एक से ज्यादा super keys हो सकती हैं. A candidate key is a minimal super key. Again, this is true. Now ये statement बहुत important है, बहुत बार पेपर में आती है. So याद रखना, candidate key is a minimal super key. Third is, one of the candidate keys is designated as primary key. Again true. बहुत सारी candidate keys में से एक को हम primary key बनाते हैं. And last is, primary key is obtained by removing one or more attribute from a candidate key. No, this is false. देखो second statement क्या कह रही है, candidate key is minimal super key. That means वो minimal है, उसमें से आप कुछ और remove नहीं कर सकते. So, प्राइमरी की बनाने के लिए कैंडिडेट की से कुछ रिमूव नहीं करते हैं. बहुत सारी कैंडिडेट कीज हैं हमारे पास, उनमें से एक को प्राइमरी की बनाते हैं. नेक्स्ट इज, कंसीडर अ वीक एंटिटी सेट इन डीबीएमएस. कार्डिनलिटी रेशियो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रेशियो, वीक एंटिटी सेट.
in the binary identifying relationship is options are 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. Now strong entity set और weak entity set में क्या रिलेशन बनेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज आर एग्जाम्पल इज एम्प्लॉय है, डिपेंडेंट है. नाउ एक सिंगल एम्प्लॉय पे बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं. हम सबको पता है एम्प्लॉय हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, डिपेंडेंट वीक एंटिटी सेट है. सो एक सिंगल एम्प्लॉय पे बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं, राइट. सो इसका आंसर क्या होगा, 1 to many. So correct answer is option B, 1 to many. Next is let transaction T1 has obtained a shared mode lock. Shared mode का मतलब है कि सब ट्रांजैक्शन फाइल को रीड करने की कोशिश कर रही हैं. So transaction T1 has obtained shared mode lock on data item Q. Q के ऊपर हमारे पास shared mode locked है. And transaction T2 has obtained an exclusive mode lock. उसने R के ऊपर exclusive लिया है. exclusive का मतलब है कि कुछ राइट करना है, कोई और ट्रांजेक्शन या कोई और प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर सकता. Which of the two statements are valid? Okay, first statement क्या कहती है, T1 can read Q but cannot write Q. Now first statement is true बिकॉज Q जो हमारा शेयर्ड मोड पे है, शेयर्ड मोड का मतलब है सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो. सो T1 रीड कर सकता है Q को बट राइट नहीं कर सकता. शेयर्ड मोड का मतलब है सिर्फ रीड कर सकते हो. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. नाउ स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, T2 कैन रीड R बट कैन नॉट राइट. अब T2 ने एक्सक्लूसिव लिया हुआ है, एक्सक्लूसिव में आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो. सो स्टेटमेंट 2 हमारी रॉन्ग हो गई है क्योंकि इसमें कह रहा है T2 कैन रीड बट कैन नॉट राइट. नाउ दिस इज फॉल्स. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, नाउ यू कैन सी अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सब में लेवल अप हो चुका है, पूरे DBMS से क्वेश्चंस आ रहे हैं. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. In context of database, let T1 and T2 are two concurrent transactions. Consider the following sequence of operations on data X. Now transaction से आप देख रहे हो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं. T1 ने क्या किया हुआ है, X के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन. T2 ने भी रीड राइट ऑपरेशन किया हुआ है सेम वेरिएबल पे, X के ऊपर ही दोनों ऑपरेशन हैं. Now this is a dash problem. Options are dirty read problem, lost update problem, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम. नाउ इसका आंसर देने के लिए हमें इन सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए. सो वन बाय वन सबको देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं अनरिपीटेबल रीड. अनरिपीटेबल रीड का मतलब है सपोज दो ट्रांजेक्शन सेम वेरिएबल को रीड करने की कोशिश कर रही है बट दोनों अलग अलग वैल्यूज रीड कर रही हैं. सेम टाइम पे सेम वेरिएबल को रीड करना है बट अलग अलग आंसर दोनों को मिल रहे हैं. सो दिस इज अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम. इनकरेक्ट समरी का मतलब है अगर कोई ट्रांजेक्शन एवरेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है या सम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है एग्रीगेट फंक्शन यूज करके, तो उसको इनकरेक्ट आंसर मिल रहा है. क्यों? क्योंकि जिस टाइम वो सबको ऐड कर रही थी वैल्यूज को, उस टाइम पे बीच में किसी ट्रांजेक्शन ने कोई वैल्यू चेंज कर दी. सो दिस इज इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. लॉस्ट अपडेट का मतलब है अगर दो ट्रांजेक्शन सेम वेरिएबल को राइट करने की कोशिश कर रही है, अपडेट करने की कोशिश कर रही है. मान लो ट्रांजेक्शन T1 है, वो X की वैल्यू 5 करने की कोशिश कर रही है और T2 X की वैल्यू सेम वेरिएबल की वैल्यू 2 करने की कोशिश कर रही है. नाउ जब ये एक साथ एग्जीक्यूट होगी साइमल्टेनियसली कंकरेंटली, सो इनमें से कोई एक वैल्यू X की बनेगी, या तो 5 हो सकती है 2 हो सकती है. सो दिस इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 5 हो गई तो 2 हमारा लॉस्ट हो जाएगा और अगर 2 हो गई देन 5 लॉस्ट हो जाएगा. सो दिस इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. एंड यू कैन सी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. दो ट्रांजेक्शन है T1 T2,
दोनों ने सेम टाइम पे एक्स को रीड किया और सेम टाइम पे उसको राइट कर लिया, सेम टाइम पे अपडेट कर लिया। सो दिस इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। डर्टी रीड भी देख लेते हैं। डर्टी रीड का क्या मतलब है? डर्टी रीड का मतलब है सपोज एक ट्रांजेक्शन थी हमारी T1, वो x की कोई वैल्यू को चेंज कर रही है। उसने x की वैल्यू पहले थी 2, उसको 5 कर दिया, और T2 ने क्या किया, उस x की वैल्यू को रीड कर लिया। इसने रीड किया है, उसने x की वैल्यू को 5 रीड कर लिया, बट T1 ने आगे क्या किया, रोल बैक कर लिया, उसको कमिट नहीं हुआ। रोल बैक करने का मतलब है अब x की पुरानी वाली वैल्यू हो जाएगी। नाउ आफ्टर रोल बैक x की वैल्यू हो गई 2, बट T2 ने क्या रीड किया, x की वैल्यू को 5। सो दिस इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। एक ऐसी वैल्यू को रीड करना जो कमिट नहीं हुई थी। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एंड DBMS के हमने टॉपिक वाइज वीडियोस भी बनाई है MCQs की, सो दैट सारा टॉपिक्स और सारा DBMS हमारा कवर हो जाए। यू कैन चेक दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके? And if you liked our video, do subscribe to our channel, and thank you everyone for watching this.